इस वीडियो हम कंसिडर करेंगे द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले 3 वीडियो हमें बताया जहाँ हम बेसिकली मनी एंड मनी सप्लाई को कंसिडर किया था कि वो किस वे में कंसिडर किए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाता है वेरियस काइंड ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा। आज हम बात करते हैं जो बैंकिंग सिस्टम आ रहा है, यानी यहाँ से जो वीडियो हम 1-2 करेंगे रिगार्डिंग द यूनिट मनी एंड बैंकिंग, उसमें हम कंसिडर करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉमर्शियल बैंक किस तरह से एक दूसरे अलग है, उनकी वर्किंग पॉलिसीज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्चुअल में पता होना चाहिए बैंक की डेफिनेशन क्या है। अब बैंक की डेफिनेशन में देखो अलग अलग व्यूज दे रखे हैं, अलग अलग डेफिनेशन मुझे सजेस्ट की है, लेकिन मेनली मुझे जो याद रखना है मैं डिफाइन करूंगा बैंक को उनके फंक्शंस के बेसिस पे। अब फंक्शंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बार अगर सोचने की कोशिश करूं तो देखो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सरप्लस सेविंग्स है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब क्या है उन सरप्लस सेविंग्स की नीड है। अब वो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते, वो किसी इमीडिएटर के थ्रू क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अब वो इमीडिएटर क्या होगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे या फिर मैं कहूं बैंक होगा। यानी बैंक क्या करता है, जिन लोगों के पास सरप्लस सेविंग है उन सेविंग्स को एक्सेप्ट करके और जिनको नीड है उनको वेरियस पर्पज के लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। यानी एक तरह से मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स मैं कह सकता हूं कि बैंक परफॉर्म करता है, कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर डेफिनेशन पे जाता हूं तो डेफिनेशन को अगर मैं फिर से बात करता हूं फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मेनली परफॉर्म करता है 2 टास्क रिगार्डिंग द इकोनॉमी, और वो 2 जो टास्क है वो एक कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। उसमें सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी बैंक क्या करता है वो सरप्लस सेविंग्स है उनको एज ए डिपॉजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और फिर जिन लोगों को नीड है या पीपल्स हु नीड दैट सरप्लस सेविंग इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। यानी मेनली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यानी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मतलब दैट मींस पीपल हैविंग सरप्लस सेविंग, वही क्या करते हैं, डिपॉजिट बैंक में लेके जाते हैं, बैंक उन्हीं से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड गिव देम लोन फॉर वेरियस पर्पस। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि बैंक ये क्या करता है, जो डिपॉजिट है सरप्लस सेविंग उनको एक्सेप्ट करता है और जिन लोगों को नीड है उनको लोन देता है उनके वेरियस पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए, वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें वेरियस एक्टिविटी में अलग अलग चीजें उनको हम डिटेल में कंसिडर नहीं करेंगे, उनको हम बात करेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहां पे। तो मेनली अगर मैं कंसिडर करूं बैंक के फंक्शंस के बेसिस पे तो मेरे पास 2 चीजें निकल जाती है। जो पहला फंक्शन बैंक परफॉर्म करते हैं, और जब यहाँ मैं बात कर रहा हूं बैंक, दैट मींस आई एम जस्ट मेकिंग ए डिस्कशन अबाउट द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जो भी फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो सब किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, हम कॉमर्शियल बैंक्स के रिगार्डिंग। यानी आरबीआई को अगर मैं कंसीडर करूं तो वो कभी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता, एक नॉर्मल पब्लिक नॉर्मल कस्टमर के नाते मैं आरबीआई के साथ कभी डील नहीं करता। अगर मेरे जो डीलिंग होगी आरबीआई के साथ उसमें इमीडिएट होंगे कॉमर्शियल बैंक, यानी वहां पे कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में डीलिंग होती है और कॉमर्शियल बैंक और कस्टमर के बीच में डीलिंग होती है। ठीक है, तो एसेट डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ, इसमें हम मेनली कंसीडर करते हैं फिक्स और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, यानी लोग क्या करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ या वेरियस डिनोमिनेशन ऑफ सेविंग्स यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, इनको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, 5 ईयर के लिए करा दिया, 10 ईयर के लिए करा दिया। ठीक है, ये फिक्स रहता है, इसको क्या करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। अगर उनको बीच में नीड है तो कुछ क्या बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस काट के एफडी का पैसे लेके क्या करते हैं, उनको विड्रॉ कर देता है। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। उसके बाद दूसरे टाइप का डिपॉजिट है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों को मेनली सेम डायरेक्शन में यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। करंट अकाउंट को हम मेनली कंसीडर करते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को क्या करते हैं, मीट आउट करते हैं, यानी व्हेनेवर वी वांट वी विथड्रॉ मनी, और जब भी हमें लगे जमा कराना है डिपॉजिट करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट और डिमांड डिपॉजिट का मेन मतलब ये कि जो ऑन डिमांड क्या होंगे आपको पेमेंट मिल जाएगा, ऑन डिमांड क्या होंगे ड्यू हो जाएंगे, आपका पेमेंट क्या होगा आपको कर दिया जाएगा। यहाँ पे चेक वगैरह राइट करके आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन टाइम डिपॉजिट के रिगार्डिंग चेक वगैरह साइन आप नहीं कर सकते, चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते। अब करंट और सेविंग या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जैसे हम और आप जो ओपन कराते हैं वो एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, लेकिन करंट अकाउंट को थोड़ा सा बिजनेस या ऑफिशियल पर्पज हम कंसीडर करते हैं। यानी अगर मुझे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को मीट आउट करना है, डे टू डे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के हैं, और मैं चाहता हूं ट्रांजैक्शन को बैंक के थ्रू मीट आउट करूं ताकि मुझे अकाउंट्स वर्क कम करना पड़े, उनके रिकॉर्ड्स कम रखने पड़े, मुझे पासबुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उससे पता लग जाए। तो बिजनेस पर्पज से ऑफिशियल पर्पज है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने हैं, अपने बिजनेस के बैंक्स के द्वारा ट्रांजैक्शन करने हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करने हैं, तो वो करंट अकाउंट को ओपन करा लेता है
ठीक है। और बीइंग ए नॉर्मल कस्टमर मैं कहूँ हम और आप जो डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेविंग डिपॉजिट में डील करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फीचर सेम है, जब भी पैसा चाहो जमा करा सकते हो और जब भी चाहो निकाल सकते हो। ये बिजनेस पर्पज से होता है और ये कोई भी मतलब नॉर्मल ह्यूमन भी क्या कर सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसमें जमा कर लो या उसमें निकालो। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लैप्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग और करंट भी दोनों एक तरह से काम करते हैं कि जब भी पैसा जमा करा सकते हो, जब भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद आप पैसा उनमें क्या कर सकते हो, जमा करा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करूं तो वेरियस काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट की तरह योजनाएं चलाई जा रही है, उनके माध्यम से कस्टमर क्या करते हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उनका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हर 6 महीने हर 3 महीने के बाद आप पैसा क्या कर सकते हो, इनमें जमा कर सकते हो। या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी गवर्नमेंट के स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आप इन अकाउंट को क्या करते हो, ऑपरेट करते हो, ठीक है। तो जब हम असेट डिपॉजिट की बात करें तो मेनली कॉमर्शियल बैंक 3 या 4 तरीके से क्या करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं एडवांसिंग लोन। जो दूसरा या मैं तो कहूं जो कोर फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक के, उनमें जो सेकंड फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन। ये क्या करते हैं, जिन लोगों को नीड होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। या पहले हमने कंसीडर किया कि सेविंग्स जो होती हैं उनका मोबिलाइजेशन, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम कौन करते हैं, आपके कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो उसमें पहला जो फंक्शन है एडवांसिंग लोन में, कैश क्रेडिट अगेंस्ट फिजिकल सिक्योरिटी। अब फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब कैश क्रेडिट क्या होता है, एक तरह से उधार ही होता है, क्रेडिट ही होता है। लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि एक ऐसी सिक्योरिटी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे आप अपनी गाड़ी को एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो, बिल्डिंग को एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो, या फिर लैंड को एज ए सिक्योरिटी आप रख सकते हो। तो फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको आप बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखते हो और उसके बदले में कैश क्रेडिट आप क्या करते हो, लेते हो या लोन उनसे लेते हो। यानी एज ए लोन सिक्योरिटी आप उसको क्या करते हो, बैंक के हैंड ओवर कर देते हो, बैंक के पास रख देते हो, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके बाद आता है दूसरा एडवांस ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी। अब ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी, तो इसको समझने की कोशिश अगर मैं करूं तो जब सरकार ने जन धन योजना के तहत खाते खुलवाए थे या बैंकिंग सिस्टम में जो लोग नहीं थे उनको बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा था, तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 18 और 19 मंथ उस जन धन अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई थी कि अगर आप इस जन धन अकाउंट को अप टू 6 मंथ सही तरीके से ऑपरेट करते हो तो उस केस में आपको एक 5000 का ओवरड्राफ्ट बैंक क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आप जन धन अकाउंट पे आपको 5000 का ओवरड्राफ्ट क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ओवरड्राफ्ट को सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा अमाउंट जो आपको तब भी मिल जाता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। यानी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप बैंक क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, या जो अकाउंट में जमा है उससे ज्यादा लोन आपको दे देता है, तो वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी। यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब थोड़ा सा अपन गुडविल की बात कर लेते हैं या उन लोगों को कंसीडर कर लेते हैं जिनकी सोशल रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे सोशल रेपुटेशन या गुडविल को हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है वो तय करेगी कि आपका ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी कितना होगा। जितनी गुडविल अच्छी होगी उतना आपका ओवरड्राफ्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या था, 11th क्लास में भी कंसीडर किया होगा अकाउंट्स में कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अगर मैं कंसीडर करके चलूं तो पहला मेरे पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, एक्स और वाई दो पार्टी हैं, ठीक है। तो एक्स के पास क्या है, बीआर है, और वो वाई के लिए क्या है, बिल्स पेबल। अब इन चीजों को बेसिकली हम 11th क्लास में कंसीडर कर चुके हैं। यानी ये मेरे पास क्या है, एज एन एसेट्स है, ठीक है। यानी आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये बीआर इस बात का एविडेंस है, इस बात का लीगल डॉक्यूमेंट है कि मुझे वाई से पेमेंट लेना है, ठीक है। ड्यू डेट पे मैं वाई के पास पेमेंट लेने जाऊंगा, वाई मुझे क्या करेगा, पेमेंट दे देगा। अगर वो नहीं करता है तो फिर मैं उसको लीगल रेमेडीज के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में बुला सकता हूँ और उससे पेमेंट रिकवर कर सकता हूँ लीगल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर मुझे उस टाइम लिमिट से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट है तो इस बीआर को क्या करूंगा, मैं बैंक में लेके जाऊंगा। कौन से बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में। और कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, इस बीआर को अपने पास रख लेगा और मुझे कुछ पैसा इसके एवज में दे देगा। यानी जो भी उसका 10% 20% होता है वो चार्ज अपने पास रख लेगा एज ए सिक्योरिटी और पैसा मुझे बाकी का दे देगा, ठीक है। अब ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगा, इस बीआर को लेके वाई के पास जाएगा, वाई क्या करेगा, उसको पैसा दे देगा। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें बिल्स वगैरह को डिस्काउंट कराया जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या होगा, एडवांस होगा, उस बिल्स के एवज में आपको क्या होगा, मिल गया। नेक्स्ट बात करें टर्म लोन फॉर द लॉन्ग पीरियड। अब टर्म लोन का मतलब वही है कि बिजनेस पर्पज से 5 साल 10 साल के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी फाइनेंशियल या किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस आपको करना है, तो उस केस में अगर अच्छे आइडियाज, अच्छे प्लान आपके पास है तो आपको टर्म लोन वगैरह भी क्या हो सकता है, मिल जाता है। इसके एग्जांपल के तौर पे जनधन योजना को हम कंसीडर, प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना जो है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 3 स्टेज पे आपको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है।
अपनी गारंटी के बिहाफ पे विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो टर्म लोन का मतलब मुझे यहाँ पे समझ लेना है कि टर्म लोन वो होते हैं जो 5 या 10 साल के लिए आपको दिए जाते हैं बिजनेस पर्पज के लिए या लंबे समय के लिए प्रोलॉन्ग पीरियड तक उनका बेनिफिट आप ले सकते हो, उनको हम टर्म लोन में कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, लास्ट बात करें मनी एंड कॉल एट ए शॉर्ट नोटिस। अब मनी एंड कॉल एट ए शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा एक लिक्विड फॉर्म में अगर मैं कंसिडर करूं, एक बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं मनी एंड कॉल। अब मनी एंड कॉल का मतलब ये कि कॉमर्शियल बैंक आपको पूरे पीरियड मिनिमम 14 डेज के लिए आपको क्या करते हैं, लोन दिया जाता है, पैसा एडवांस दिया जाता है। ठीक है, हाईली लिक्विड होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक ये पैसा आपसे मांगेगा ऑन डिमांड वो अपना पैसा रिकवर आपसे कर सकते हैं। तो मनी एट कॉल का मतलब ये है कि शॉर्टर पीरियड मिनिमम 14 डेज के लिए आपको बैंक क्या करता है, एडवांस देता है और ये आपको ऑन कॉल बैंक में जमा कराना पड़ेगा, बैंक आपसे रिकवर कर सकता है। हम समझते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम का सबसे डिफिकल्ट फेज है, जैसे हमने बात की थी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बात की थी मनी सप्लाई कौन कौन करता है इकोनॉमी में, और वहां पे कंसीडर किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट, और उसके बाद हमने बात की कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग मैंने समझा था कि कॉमर्शियल बैंक जब भी मनी सप्लाई की बात करेंगे, मनी क्रिएशन की बात करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे, तो उनको बेसिस प्रोवाइड जो किए जाते हैं वो बेस्ड होते हैं उनके डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे। ठीक है, यानी एक सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं, अगर कोई बैंक जिसके पास डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है तो वो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकता, वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम समझने वाले हैं यहाँ पे कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक करते कैसे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं जो डेफिनेशन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करें मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन की, तो यहाँ पे लिखा है कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन रेफर टू द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी जो पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक है वो टू एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना, उनको इनहेंस करना। सेकेंडरी डिपॉजिट आइदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लोन्स और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। यानी कुल मिला के बात क्या है कि जब भी हम मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन को समझेंगे तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक मींस अप टू व्हाट क्वांटिटी, अप टू व्हाट लेवल दे कैन इनहेंस द क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ देयर सेकेंडरी डिपॉजिट्स। यानी वो पावर बैंक्स की कि वो सेकेंडरी डिपॉजिट को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। अब ये बढ़ाना, सेकेंडरी डिपॉजिट को बढ़ाना या सेकेंडरी डिपॉजिट को इनहेंस करना, इसके दो तरीके इनके पास है। या तो लोगों को क्या करें, ये लोन दे दें या फिर सिक्योरिटीज में पैसा डालें। अब देखो दोनों को सेम वे में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज में पैसा डाल दो तो वहां से भी आपको क्या होता है, रिटर्न मिलता है। अगर किसी को लोन दोगे तो वहां से भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेनली मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भैया सेकेंडरी डिपॉजिट को कितना इनहेंस आप कर पाओगे, वो कितना कैपेबल है, कितने आप कैपेबल हो, कितना आप सिक्योर सेकेंडरी डिपॉजिट को इनहेंस कर सकते हो, ये बताता है कि आप कितना मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले मुझे एक चीज समझ लेनी है कि मैंने कहा था कि डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अब इस डिमांड डिपॉजिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने बात की किसकी, प्राइमरी डिपॉजिट, उसके बाद सेकेंडरी डिपॉजिट। अब प्राइमरी डिपॉजिट क्या होते हैं, अब प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, सिंपल सी बात है, बीइंग ए कस्टमर जो सरप्लस सेविंग मेरे पास थी वो मैंने बैंक में जमा करा दी। ठीक है, यानी बीइंग ए कस्टमर जो सरप्लस सेविंग्स मेरे पास थी, एक्सेस सेविंग मेरे पास थी, उनको मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो वो क्या हो गया बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कस्टमर ने सीधे तौर पे जो सेविंग्स बैंक में जमा कराई है वो किस में कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट में। ठीक है, अब प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, अब सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बैंक को मान लो लोन देना है। ठीक है, अब बैंक किसी को लोन दे रहा है तो लोन उसको कैश में नहीं देगा, वो क्या कहेगा, उस पर्टिकुलर बोरोवर को ये बात कहेगा कि आप अपना अकाउंट हमारे यहाँ पे ओपन करा लीजिए, या पर्टिकुलर जो भी ब्रांच उसको लोन ग्रांटेड करिए, लोन ग्रांट करिए, वो उसका अकाउंट अपने यहाँ पे ओपन कराएगी और उसको पेमेंट कैश में देने के बजाय उसका जो भी क्रेडिट है, जो भी लोन है, वो उसके अकाउंट में क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, अब जो सेकेंडरी डिपॉजिट है, जो लोन के एवज में पैसा डाला है कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है, जो क्रेडिट के एवज में कस्टमर को पैसा दिया उसके लोन अकाउंट में, वो पैसा भी क्या है, बैंक के पास है, बैंक से बाहर नहीं गया, क्योंकि उस कस्टमर का अकाउंट कहां पे है, उस बैंक में। तो जो लोन के एवज में पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक में या कस्टमर के अकाउंट में, वो कहलाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है चीज। अब एक चीज मुझे ध्यान रखनी है, जब सेकेंडरी डिपॉजिट को एक्सटेंड करना यानी क्रेडिट क्रिएशन की जब भी मैं बात करूंगा तो मुझे हमेशा टारगेट पे किसको रखना है, सेकेंडरी डिपॉजिट। यानी एक सिंपल सा तरीका अगर मैं सोचने की कोशिश करूं कि जितने ज्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट आपके इनहेंस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, दैट मींस उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन आप क्या है कर पा रहे हो बीइंग ए कॉमर्शियल बैंक। ठीक है,
अब कुछ चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि बेसिकली पहले बात करें कि मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं कि मान लो प्राइमरी डिपॉजिट एसेट के बैंक में कितने 500, क्या 500 सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या पूरे 500 ही किसमें कन्वर्ट होंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट में? ऐसा नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि मान लो मैंने 500 रुपए जमा करा दिए बैंक में, 500 डिपॉजिट करा दिए, मेरी जो सेविंग्स थी मैंने बैंक में जमा करा दी। अब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, पैसा विड्रॉ करने की, 500 मान लो मैंने 200 मुझे विड्रॉ करने, तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी डिपॉजिट में। अब विड्रॉ करूंगा कैसे? तो यहां मुझे एक चीज समझनी है कि जब भी हम बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन की, तो उसमें जो चीज मुझे ध्यान रखनी है वो है आपका लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब बार बार हमने चीजें कंसिडर की हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बैंकिंग सिस्टम के, कि उसमें यहाँ पे एक तो आपका होता है एसएलआर और दूसरा आपका होता है सीआरआर। ठीक है। अब एसएलआर स्टैंड फॉर स्टेटेड लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। यानी अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स का हर कॉमर्शियल बैंक को कुछ परसेंट किसके पास जमा कराना पड़ता है? प्राइमरी डिपॉजिट नहीं, टोटल डिमांड डिपॉजिट ही बोल लेते हैं। यानी जो पैसा डिमांड डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराते हैं, ठीक है, यानी टोटल ऑफ डिमांड डिपॉजिट, या कहूंगी जो डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक किसके पास जमा कराते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसको हम कंसिडर किसमें करते हैं? कैश रिजर्व रेशियो में। ठीक है। यानी कॉमर्शियल बैंक में जो जमा कराया किसके पास? आरबीआई के पास, टोटल डिमांड डिपॉजिट का, वो क्या हो गया? सीआरआर। एसएलआर वही है कि कॉमर्शियल बैंक कुछ परसेंट अपने पास भी क्या करते हैं? रिजर्व के रूप में रखते हैं, कुछ पैसा अपने पास भी क्या करेंगे? रिजर्व के रूप में रखेंगे। तो जो पैसा वो रिजर्व के रूप में रख रहे हैं अपने पास कॉमर्शियल बैंक, वो क्या कहलाएगा? एसएलआर। ठीक है। अब जब हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे तो लीगल रिजर्व रेशियो में मेनली कंसीडर किसको करते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि एसएलआर तो ऑलरेडी बैंक के पास है, वो पैसा उन्होंने थोड़ी ना कहीं जमा कराया है। तो जब भी हम लीगल रिजर्व रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे किसको कंसीडर करके चलना है? सीआरआर को। ठीक है। और उसके बाद बात करें क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब बेसिकली डिफाइन करेगा किसको कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे उनका क्रेडिट क्रिएशन बेस्ड होता है किसके ऊपर? लीगल रिजर्व रेशियो के ऊपर, या फिर मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ, स्टैंडर्ड रेशियो के साथ वो कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज मुझे कौन बताएगा? क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर। बात करें डेफिनेशन की, इट एक्सप्लेन्स द रेशियो ऑफ टोटल एडवांस मेड, इट एक्सप्लेन्स द रेशियो ऑफ टोटल एडवांस मेड एंड प्राइमरी डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। यानी एक सिंपल सी बात अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि भैया प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी डिपॉजिट, इनका जो रेशियो है, इनका जो रिलेशन है, उसको मुझे कौन बताता है? क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर। यानी समझने वाली बात क्या है कि कितने प्राइमरी डिपॉजिट है, उसके बिहाफ पे कितने सेकेंडरी डिपॉजिट आपने किए, या फिर मैं कहूं कि बैंकिंग लैंग्वेज में अगर बात करूं तो जो प्राइमरी डिपॉजिट आपके पास है उनके बिहाफ पे कितना क्रेडिट क्रिएशन आप कर सकते हो, कितना क्रेडिट क्रिएशन आप करोगे बीइंग ए कॉमर्शियल बैंक, इसके बारे में मुझे कौन बताता है? क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर। क्लियर है चीज? अब अगर इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में अगर डिफाइन करूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा क्रेडिट या मनी मल्टीप्लायर का, वो फॉर्मूला है मेरे पास 1 लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब 1 लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब मैंने कहा था कि मुझे कैश रिजर्व रेशियो को कंसीडर करके चलना है, क्योंकि मेनली हम कंसीडर इसी को करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंपैरिजन करूं मैं लीगल रिजर्व रेशियो का मनी मल्टीप्लायर के साथ, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। अब इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जितना लीगल रिजर्व रेशियो आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना ही क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? कम होगा। क्लियर है चीज? यानी लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन क्या करेंगे? कम कर पाएंगे। क्लियर है चीज? और जितना लीगल रिजर्व रेशियो आपका कम होगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन आप कर सकते हो। उसको एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें कि मान लेता हूं लीगल रिजर्व रेशियो कितना है? 10%। ठीक है। और टोटल प्राइमरी डिपॉजिट मेरे पास केवल कितने हैं? 100। क्लियर है चीज? अब इस 100 का 10% किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सीआरआर के फॉर्म में किसके पास चला जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है चीज? मैं फिलहाल एसएलआर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सीआरआर के बेसिस पे कंसीडर करके चल रहा हूं। तो मान लेता हूं 100 में से 10 किसके पास चला गया? रिजर्व बैंक के पास। तो एडवांस देने के लिए कितना मेरे पास है? 90 रुपीज, यानी 90 रुपए क्या करूंगा मैं? एडवांस या क्रेडिट क्रिएशन कर सकता हूं। अगर मैं लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा के 20% कर देता हूं तो इस 100 में से 20 किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक के पास। तो अब क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? 80। यानी जैसे आपका लीगल रिजर्व रेशियो क्या होगा? बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा होगा आपका क्रेडिट क्रिएशन है, जो क्रेडिट क्रिएशन आप कर रहे हो कॉमर्शियल बैंक के तौर पे, वो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी आपकी क्या होगी? लगातार कम होती जाएगी कॉमर्शियल बैंक के तौर पे। ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर, मैं बात करूं लीगल रेशियो,
ये मुझे ध्यान रखना है, इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, नेगेटिव है। कितना ज्यादा, जितना लीगल रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की क्या होगी, कम हो जाएगी। और जितना लीगल रिजर्व रेशियो कम होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इनहैंस हो जाएगी किसकी। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक करते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मान लेता हूं मैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन का एक एग्जम्पशन मुझे लेके चलना पड़ेगा कि पूरी इकोनॉमी क्या है, एक बैंक है और जितने भी ट्रांजेक्शन इकोनॉमी बोलो सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बैंक सिस्टम से या बैंकिंग सिस्टम से क्या हो, बाहर होता हो, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं जो आपकी बुक में भी दे रखा है कि मान लेता हूं यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट कितने हैं, ₹20,000, ठीक है। और जो लीगल रिजर्व रेशियो है अकाउंट वो है 10%। क्लियर है चीज। अब इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। मान लो एक प्रोसेस मुझे दे रखी है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार दो बैलेंस शीट हम बना के देख लेते हैं कि कैसे चीजें हैंडल होती हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन में। अब जैसे मान लो मेरे पास ये बैलेंस शीट है, ठीक है। बैंक की यहाँ पे मैंने लिखा लायबिलिटी और यहाँ पे लिख दिया क्या, एसेट्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बैंक के रिगार्डिंग, तो बैंक के केस में पहला जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें हम बात करते हैं प्राइमरी डिपॉजिट कितना होगा, टोटल 20,000, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मैं यहाँ पे कैश में लिखता हूं तो ये कितना होगा, 20,000, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट मेरे पास है जो बिफोर क्रेडिट क्रिएशन है, जिसमें लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा है प्राइमरी डिपॉजिट 20,000 के और कैश मैंने लिखा है कितना, 20,000। तो दोनों ट्रांजेक्शन जाओगे सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करूं कैश रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज रिक्वायर्ड है 10%। तो इस 20,000 में से, क्लियर है चीज, अगर मैं बात कर रहा हूं 20,000 में से तो सीआरआर कितना निकल जाएगा, 2,000। क्लियर है चीज। ये सीआरआर क्या होगा, 2,000 होगा। लीगल रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट मैंने पूरा कर ली, जो मैंने एग्जांपल लिया था कितना, 10%। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सेस कैश मेरे पास कितना बचता है, 18,000, 18,000। क्लियर है चीज। भाई जो 20,000 मेरे पास आया था उसमें से लीगल रिजर्व रेशियो कितना रखा मैंने, 2,000 ऑन द बेसिस ऑफ 10% जो मैंने मान के एग्जांपल लिया है। उसके बाद एक्सेस कैश मेरे पास कितना है, 18,000, यानी 18,000 को मैं यूटिलाइज करूंगा किसके पर्पस से, क्रेडिट क्रिएशन के पर्पस से, जो कि मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि फर्स्ट केस में 20,000 प्राइमरी डिपॉजिट है, कैश रिजर्व रेशियो कितना, 2,000 हो गया, और सेकेंडरी डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 18,000। अब इसी अगर बैलेंस शीट को मैं फर्दर क्लासिफाई करता हूँ आगे, आफ्टर क्रेडिट क्रिएशन बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट कितना होगा, अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी डिपॉजिट अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैश, यहाँ पे कितना होगा, वही 20,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी डिपॉजिट अब कितना आएगा, 18,000, और यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस कितना आ जाएगा, 18,000, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट ऊपर है ये है बिफोर क्रेडिट क्रिएशन, जहां पे मैंने प्राइमरी डिपॉजिट और कैश को कंसीडर किया और एनालाइज किया कि सीआरआर कितना होगा, 2,000, और एक्सेस कैश मेरे पास कितना बचेगा, 18,000, जिसको मैं क्रेडिट क्रिएशन के पर्पस से यूटिलाइज करूंगा। आफ्टर क्रेडिट क्रिएशन बैंक की जो बैलेंस शीट होगी वो इस तरीके से क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें प्राइमरी डिपॉजिट वही 20,000 रहेंगे, कैश वही 20,000 होगा। लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट जिसको डेरिवेटिव डिपॉजिट भी बोलते हैं हम, वो कितने आ गए यहाँ पे, 18,000, क्योंकि लोन दे दिया मैंने कितने का, 18,000 का, वो मैंने कैश में नहीं दिया, उसका अकाउंट मेरे बैंक में ओपन हुआ और उसके अकाउंट में क्या कर दिया मैंने, अमाउंट क्रेडिट कर दिया। तो बैलेंस शीट में नया डिपॉजिट लायबिलिटी साइड क्या आ गया, सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट के तौर पे कितना, 18,000, और एसेट साइड में लोन एंड एडवांसेस कितना होगा, 18,000, ठीक है। तो अब ये एक सिंपल सी प्रोसेस होगी जिसके माध्यम से मैंने देखा क्रेडिट क्रिएशन बैंक करते कैसे। अब अगर फर्दर इस बैलेंस शीट को दोबारा से डिस्कस करूं, मान लेता हूं यहाँ पे एक बार बिफोर क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को देखूं मैं, जो एसेट और लायबिलिटी साइड मेरे पास है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो नए डिपॉजिट कितने हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट आया कितना, 18,000, 18,000। उसके बाद कैश की अगर बात करें तो कैश भी कितना होगा यहाँ पे, 18,000। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अगर मैं एनालाइज करूं 10% के बेसिस पे, यानी 10% का बेसिस अगर मैं मान के चलता हूं किसके केस में, क्रेडिट क्रिएशन के केस में कमर्शियल बैंक, तो इनके पास अब सीआरआर कितना होगा, 1800, और एक्सेस केस मेरे पास कितना बच गया, 16,200, यानी इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं किसके पर्पस से, क्रेडिट क्रिएशन के पर्पस से, जो मैंने सेकंड स्टेप में किया कि प्राइमरी डिपॉजिट मेरे पास कितने हो गए, जो डेरिवेटिव डिपॉजिट के तौर पे आए कितने हो गए, 18,000, सीआरआर कितना रखा मैंने, 1800, और बाकी कितना बचा, 16,200, जिसको मैंने क्या कर दिया, सेकंड डिपॉजिट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको फर्दर बैलेंस शीट को एनालाइज करता हूं मैं आफ्टर क्रेडिट क्रिएशन,
तो यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट और यहाँ पे सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट, यहाँ पे कैश और यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें इसको प्राइमरी डिपॉजिट कितने थे 18,000, कैश कितना था 18,000, सेकेंडरी डिपॉजिट कितने 16,200 और लोन एंड एडवांसेस कितने होंगे 16,200। तो इस तरीके से क्या होगा कि किसी बैंक के प्रोसेस को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, जहां तक बात है किसकी क्रेडिट क्रिएशन की, तो ये दो एग्जांपल मान लो मैं क्रेडिट क्रिएशन की बात करूं, तो यहां मुझे ध्यान रखना है जैसे इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करूं, 20,000 इनिशियल डिपॉजिट था, 2,000 सीआरआर के रूप में रखा, आरबीआई के पास 80,000 क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, सेकेंडरी डिपॉजिट एक्सपेंड कर दिए। उसके बाद सेकेंडरी डिपॉजिट के तौर पे कितना डिपॉजिट जैसे आपका सेकंड राउंड में 18,000, सीआरआर कितना 1800, 16,200 क्या हो गया सेकेंडरी डिपॉजिट, उसको फिर से एक्सपेंड कर दिया, फिर से लोन के रूप में दे दिया। थर्ड फेज में अगर बात करूं 16,200 जो कि यहाँ पे सेकेंडरी डिपॉजिट था, फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया प्राइमरी डिपॉजिट में। 1620 क्या था उसका सीआरआर का रिक्वायरमेंट था, तो बचा कितना 14,580 जिसको मैंने सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद टोटल बात करें फोर्थ केस में, तो 14,580 क्या था मैंने रिसीव किया है प्राइमरी डिपॉजिट दोबारा से रोटेशन में, उसमें से 1458 ठीक है मैंने सीआरआर के रिक्वायरमेंट को पूरा किया, आरबीआई के पास जमा करा दिया, तो कितना बचा 13,120 सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या होगा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलता रहेगा तो मुझे लास्ट में पता लगेगा कि टोटल डिपॉजिट मेरे पास कितना है 2 लाख, 10% रिक्वायरमेंट कितना 20,000 और उस 2 लाख के बेसिस पे 1,80,000 क्या है मैंने क्रेडिट क्रिएशन किया। यानी अगर मैं सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करूं कि अगर मेरे पास 20,000 का डिपॉजिट आता है और मेरा सीआरआर का रिक्वायरमेंट कितना है 10%, तो अगर एक बैंक के एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर करें कॉमर्शियल बैंक के तौर पे और इस एग्जांपल को बेस मानते हुए, तो 20,000 के डिपॉजिट के बेसिस पे 1,80,000 का क्रेडिट क्रिएशन क्या हो सकता है 1,80,000 का क्रेडिट क्रिएशन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं इसको, अगर मैं बात करूं मेरे पास मान लो 20,000 है, ठीक है मनी मल्टीप्लायर के बेसिस पे बात करें प्राइमरी डिपॉजिट कितना 20,000 और सीआरआर मैंने कितना है 10%, ठीक है। तो अगर इसको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो ये कितना आएगा मेरे पास ₹2 लाख। क्लियर है चीज, तो मुझे ध्यान रखना है इस एग्जांपल के बेसिस पे 1,80,000 के सेकेंडरी डिपॉजिट मैंने कन्वर्ट किए हैं, एक्सपेंड किए हैं किसमें सीआरआर 10% को मानते हुए। और अगर टोटल क्रेडिट क्रिएशन की मैं बात करूं, अगर मेरे पास 20,000 एज ए प्राइमरी डिपॉजिट है तो उसके बेसिस पे क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लायर के कितने डिपॉजिट में एक्सपेंड कर सकता हूं, तो वो मुझे पता लगेगा मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से, जिसको मैंने एनालाइज किया कि 1/10%। तो यहाँ पे 20,000/10% मैंने लिखा और उसके बेसिस पे कितना एक्सपेंड हो गया ₹2 लाख तक, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि 1,80,000 के सेकंड डिपॉजिट आप क्या करते हो क्रिएट कर देते हो और टोटल जो मनी क्रिएशन है क्रेडिट क्रिएशन है डिपॉजिट क्रिएशन है एक्सपेंड करना है सेकेंडरी डिपॉजिट को, वो ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख के करीब यानी 20,000 के बेसिस पे आप 2 लाख तक का मनी क्रिएशन है क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने समझा कि कॉमर्शियल बैंक मनी सप्लाई के रिगार्डिंग क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। टिल देन थैंक यू सो मच।